नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं ओमकार चौधरी जी, जो ओमकार चौधरी नेटवर्क से आते हैं और हमको नमस्कार। बताएँगे बताएँगे यार ये महाराष्ट्र इलेक्शंस में क्या चल रहा है? क्योंकि इतनी पोलराइज़ेशन तो हमने हरियाणा के इलेक्शन में नहीं देखी और यहाँ पर मैं अपनी थोड़ी गर्दन आगे करके कहने वाला हूँ कि इतनी पोलराइज़ेशन तो हमने लोकसभा इलेक्शन के अंदर नहीं देखी। ये हो क्या रहा है, पहले थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे बातें करेंगे। सर जी, एक बार फिर नमस्कार, थैंक यू, आप मेरे शो में आए। बहुत धन्यवाद आदि जी याद करने के लिए और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा आदि जी कि लोकसभा चुनाव में जो एक रिज़ल्ट आया है, उसकी वजह से ही अब ये पोलराइज़ेशन दिखाई दे रहा है। जी। 2040 पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की गाड़ी रुक गई थी, यानी पूर्ण बहुमत से 32 सीट पहले। तो और जो बड़ा नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी को वो ये स्टेट भी था जहाँ से 48 सीटें आती हैं। दूसरा जहाँ से सबसे अधिक 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश। तीसरा पश्चिम बंगाल जहाँ से 42 सीटें आती हैं और हरियाणा में भी 5 सीटें घट गई थी, राजस्थान में भी कुछ सीटें घट गई थी। अ, अभी आप जो कह रहे थे कि इतना पोलराइज़ेशन तो हमने लोकसभा में भी नहीं देखा। आदि जी, अगर इतना पोलराइज़ेशन लोकसभा चुनाव में हो गया होता, तो फिर तो ये आंकड़ा 300 सवा 300 तक पहुँच जाता भारतीय जनता पार्टी का। चूँकि उस समय कोई पोलराइज़ेशन था नहीं और जो बेसिक मुद्दे थे और जो पिछले 10 साल के नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज थे, विकास के थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक प्रतिष्ठा बढ़ी है, हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू बढ़ी है और जितना विदेशी पूंजी निवेश आया है, अलग-अलग मोर्चों पर जितना काम किया था, उसे लेकर के पब्लिक के बीच में गए थे और बीच में ज़रूर जब ये राहुल गांधी और कुछ लोगों ने वो जातीय गणना, हुँ। आरक्षण खत्म कर लिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, तो इनको कटघरे में खड़ा करने के लिए और बैकफुट पर धकेलने के लिए ज़रूर नरेंद्र मोदी ने कुछ मुद्दे ऐसे उठाए थे, जिनसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने पोलराइज़ करने की कोशिश की थी। पर एक बड़ा नुकसान तो लोकसभा चुनाव में हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, ये हमें एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। उसके बाद पहली परीक्षा के रूप में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव सामने आए और दोनों ही जगह मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस को मतदाताओं ने बड़ा झटका दिया। जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया था, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और एक गलत नैरेटिव मतदाताओं के बीच में पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे तीसरे झटके में भी कांग्रेस 99 सीट जीत करके तो जीत गई है और नरेंद्र मोदी 240 सीटें जीत करके भी हार गए हैं। ये एक उन्होंने परसेप्शन बनाने की कोशिश की थी, जिसकी हवा निकल गई। जम्मू कश्मीर में केवल 6 सीटें उनकी आई, उन 6 में भी एक भी हिंदू विधायक जीत करके नहीं आया, वो भी मुस्लिम विधायक जीत करके आए। और हरियाणा में जहाँ वो ये सोच रहे थे कि 10 साल बाद अब भारतीय जनता पार्टी तो आउट हो जाएगी और हम सत्ता में आ जाएँगे, वहाँ वो केवल 37 सीटों पर अटक गई और भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटों का ऐतिहासिक बहुमत मिल गया। अब जो ये चुनाव इस समय हैं, ये दोनों ही दलों के लिए या दोनों गठबंधनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल है। पिछले 5 साल में झारखंड में जो कुछ हुआ है, झारखंड के मुख्यमंत्री जिस तरीके से अरेस्ट होकर के जेल गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में और जो अब आज सुबह-सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, पप्पू यादव कल्पना सोरेन के प्रचार के लिए गए हुए थे और वो साइड में खड़ी हुई कुछ महिलाओं से, कुछ लड़कियों से बातचीत कर रहे थे, वोट देने की अपील कर रहे थे, तो वो एक्चुअल में लिटरेरी उसकी मज़ाक उड़ा रहे थे पप्पू यादव की और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की और वो पूछ रही थी लड़कियाँ कि 5 साल में इन्होंने किया क्या है? जी। तो वो कह रही थी कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जिसने कुछ और किया हो या ना किया हो, भगवान राम का मंदिर जो है, वो बनवा कर के हमें दे दिया है। तो जी। ये तो इनको मुँह पर लोग कह रहे हैं, तो झारखंड में तो किसी को कोई शक-शुबा है नहीं कि क्या नतीजा आने वाला है।
महाराष्ट्र को लेकर के इसलिए थोड़ा-सा लोगों के अंदर ऊहा-पोह की स्थिति अभी तक बनी हुई थी कि साहब 48 में से 31 सीटें जो है वो इंडिया ब्लॉक जीत गया था। 30 सीटें सीधे-सीधे और एक वो सांगली वाली सीट जहाँ से वसंत दादा पाटिल के पोते टिकट ना मिलने की वजह से निर्दलीय खड़े हो गए थे। वो भी बाद में कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे। तो 31 सीटें उन्होंने जीत ली थी और 17 पर ये रह गए थे बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। इसको लेकर के थोड़ा संशय थी। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जो पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है, तो ये पोलराइजेशन 2-3 वजहों से दिखाई दे रहा है। नंबर 1, जो ये उलेमा काउंसिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी की 10 डिमांड आई दिन है। के भीतर 10 दिन के भीतर 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 जी। वीडियो आ गए और वो लगातार लोगों से कह रहे हैं कि साहब बीजेपी को हराने के लिए आप एकजुट होकर के शरद पवार को, कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे को वोट दीजिए, उनकी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दीजिए। और ये भी कह दिया उन्होंने कि साहब ये लड़ाई अब केवल महाराष्ट्र में सरकार बनाने की या हटाने की नहीं है, अब तो ये जो मरकजी गवर्नमेंट है यानी मोदी की जो गवर्नमेंट है उसको चलता करने के लिए महाराष्ट्र का जनादेश आने वाला है। तो जो मेरी सूचना है महाराष्ट्र में इन सारे खतरों से पहले से ही बीजेपी भी और आरएसएस भी अच्छे तरीके से अवगत थे और पिछले करीब-करीब 3 साढ़े 3 महीने से आरएसएस भी बिल्कुल जमीनी स्तर पर इंटीरियर में, जिनको हम रिमोट एरिया कहते हैं, वहाँ वो काम कर रही है। और किस स्तर पर काम चल रहा है और कितना मतलब बूथ लेवल तक वो कार्यकर्ताओं को इस बार झकझोर रहे हैं, सजग कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर क्रूरता बर्बरता हुई है वो भी, और यहाँ भी उत्तर प्रदेश में केवल 37 सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं, वो किस तरीके से बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, या जो गोमती नगर में लखनऊ में जो वो घटना हुई थी, बारिश के पानी भरे हुए को जिस तरीके से वो बहन भाई के ऊपर उंडेल रहे थे, ये सारी गुंडागर्दी। उन्नाव में भी एक यादव है, उसने भी एक युवती के साथ जो है बलात्कार करने की कोशिश की थी। तो इन सब चीज़ों से अवगत कराया जा रहा है और उन खतरों के प्रति सचेत किया जा रहा है कि भई अगर ये लोग आ गए, जिनकी 2.5 साल तक सरकार रही थी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में और उस समय क्या-क्या कांड नहीं हुए थे। पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या की गई थी, उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी। सचिन वाजे को बहाल करके पुलिस सेवा में वापस ला करके केवल वसूली का और गुंडागर्दी का काम सौंपा गया था। बेशर्मी का आलम ये था कि एंटीलिया के नीचे एक स्कॉर्पियो जिलेटिन की छड़ें रख करके रख छोड़ दी गई थी और 5,000 की फिरौती नीता और मुकेश अंबानी से मांगी गई थी। उस समय आप देख ही रहे थे कि क्या-क्या कांड हो रहे थे। अर्णब गोस्वामी को किस तरीके से एनकाउंटर टीम को भेज करके सुबह ही सुबह गिरफ्तार कराया था, केवल इसलिए ताकि इतने बड़े एडिटर, इतने बड़े पत्रकार को, मीडिया हाउस के ओनर को अगर हम गिरफ्तार करेंगे तो बाकी की सबकी आंखें हो जाएंगी और सब अब डर कर रहेंगे, हमारे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। तो वो सारे, और एक नवल ऑफिसर को जिस तरीके से शीर्ष सैनिकों ने दौड़ा-दौड़ा करके पीटा था। जी। एक मराठी अभिनेत्री केवल 30-31 साल की केतकी चित्तले, उसने ये अपराध किया था कि फेसबुक पर एक पोस्ट किसी की फॉरवर्ड कर दी थी जिसमें लिखा हुआ था कि जो झूठ बोलता है उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। उसको 40 दिन तक जेल में रखा था इन लोगों ने। तो ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये संविधान की बात करते हैं, और ये अगर कोई कुछ बोल दे पिता पुत्र के बारे में तो ऐसे लोगों को भी उठा करके जेल में ठूंस देते थे। तो लोगों को वो सब चीजें याद दिलाई जा रही हैं कि गड़बड़ी मत कर देना जो लोकसभा चुनाव में की थी। जी, लेकिन यहाँ पर सर सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को दिखती है कि लोगों की तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी बड़े अजीब से ही हैं। इन द सेंस कि लोग बड़ा क्लियरली कोई बोल नहीं रहा, महाराष्ट्र में कोई आवाज़ जो है नहीं वो दिखती नहीं है। तो उससे कई लोगों के दिमाग में एक डाउट है कि यार क्या बीजेपी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर? क्या सरकार ने अपना सेटिंग पूरी तरह से करी है कि नहीं करी? इसके इसके ऊपर थोड़े से डाउट तो लोगों के दिमाग में है।
बट सर मेरे को एक जो बड़ा सवाल पूछना है कि ये जो वक्फ का गेम चल रहा है, वक्फ का कितना इम्पैक्ट है सर? इसके ऊपर कितना असर पड़ा है? आपको लगता है कि ये जो महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से ये जो उलेमा लॉबी ने एक वो शरद पवार जी को डिमांड भी रखी थी 10-12 डिमांड और मान ली, डिमांड तो पूरी तरह से मान ली कि हाँ ये सारी हमको मंजूर है। इसका कितना आपको असर दिखता है सर जमीनी जमीनी तौर पे? जिन 17 मांगों की आप जिक्र कर रहे हैं 1929 में इनमें से 14 मांगे जिन्ना ने की थी उस समय। जी। वो भी अंग्रेज हुकूमत के सामने और इनके सामने, कांग्रेस के सामने, और इन्होंने और 3 एक बढ़ा दी हैं, तो उसमें 17 कर दी हैं। और बड़ी उदारता के साथ में शरद पवार ने और कांग्रेस और उद्धव सेना ने उनको मानने के संकेत दे भी दिए हैं, और इसी वजह से ये सज्जाद नोमानी बार-बार उछल रहे हैं। और उसमें कितनी खतरनाक बातें हैं। उसमें कहा गया है कि जो महाराष्ट्र में मुसलमानों को 10% आरक्षण दिया जाए। यानी ये संविधान की बात करते हैं और संविधानतर जो है ये इस तरह की डिमांड जो है स्वीकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि 50% से अधिक आप आरक्षण की व्यवस्था बढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो ये जी। 10% आप किसका काट करके उनको देंगे? फिर दूसरे उन्होंने कहा है कि 1000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को दिया जाए ताकि विकास के काम हम करवा सकें। 1000 करोड़ की रिश्वत मांगी गई है। तो वो भी एक तरीके से इन्होंने जो है एक्सेप्ट कर ही ली है। सारी मांगे उठा करके देखें साहब, सब की सब पूरी फिरका परस्ती से ओतप्रोत है। कौन सा संविधान, कौन सा लोकतंत्र इस तरह की तुष्टीकरण की मांगों की पूर्ति की इजाजत देता है आपको? और ये सवाल तो उठते रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर के और तमाम लोग ये सवाल उठाते रहे हैं कि अगर मुल्ला मौलवियों को वेतन दिए जाते हैं, तो फिर पुजारियों को क्यों नहीं दिए जाने चाहिए? ऐसे तो बहुत सारे कर्मकांड जो हैं अलग-अलग तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाली सरकारें करती हैं। ये जो ध्रुवीकरण हमें दिखाई दे रहा है, इसकी वजह एक्चुअल में इनका एग्रेशन है और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। इनको गलतफ़हमी है कि जो हम रायता लोकसभा चुनाव में फैला करके सीटें जीतने में कामयाब हो गए, वही फ़ॉर्मूला शायद इस बार भी चल जाएगा। वो सब क्यों हुआ था? क्योंकि जातियों में आपने हिंदुओं की एकजुटता को भंग करके बाँट दिया था। इसके अलावा वो ₹8,500 हर महीने की पहली तारीख को खटाखट आपके अकाउंट में आ जाएगा, वो झूठ बोला था। इसके अलावा आपने कहा था कि संविधान खतरे में है। इसके अलावा ये झूठ बोला था कि अगर तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो फिर देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। तो भैया चुनाव भी हो रहे हैं, हरियाणा में हो गया, जम्मू कश्मीर में हो गया, अभी झारखंड में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, दिल्ली में भी होने वाला है जनवरी-फरवरी में। तो चुनाव भी नहीं रुके हैं। तो लगातार मतलब आप झूठ के आधार पर लोगों को कब तक भ्रमित कर सकते हैं, मेन बात ये है। और जिस तरीके से इस बार महाराष्ट्र में भी, हरियाणा में भी, झारखंड में भी हमें बीजेपी का बहुत नियोजित और आक्रामक चुनाव प्रचार देखने को मिला है। नियोजित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के और जो इनके फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, यानी योगी आदित्यनाथ से लेकर के और हिमंता बिस्वा शर्मा तक, सबने जिस तरीके से एकनिष्ठ होकर के और बहुत आक्रामक तरीके से मुद्दों को जनता के सामने रखा भी है और जनता को कन्विंस भी करने में कामयाब रहे हैं, इससे एक्चुअल में इन लोगों में हड़कंप है। हुँ। इनको लग रहा है कि काठ की हांडी एक बार तो चढ़ गई लोकसभा चुनाव में। अब शायद जो लोगों के भीतर भी एक प्रायश्चित है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बन गए हैं क्योंकि एनडीए की 293 सीटें आ गई थी। लेकिन हमारा जो दायित्व बनता था कि वो तीसरी बार भी इंडिपेंडेंटली भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार के प्रधानमंत्री हों और एनडीए के बाकी घटक दलों की एडिशनल सपोर्ट उनके पास रहे,
वो उसमें कहीं न कहीं कमी रह गई। हमारे निठल्लेपन की वजह से, हमारे आलस्य की वजह से या छुट्टियों में परिवार के साथ कहीं बाहर भ्रमण करने की जो हमारे दिमाग में एक जिसको कहते हैं बुरा विचार आ गया था, उसकी वजह से यानी हम उतने डेडिकेटेड तरीके से वोटिंग नहीं कर पाए, जितना कि हमें करना चाहिए था। तो इस बार मुझे लगता है कि हरियाणा में भी उसी प्रायश्चित का नतीजा हमें देखने को मिला है कि बीजेपी को तीसरी बार वहाँ सरकार बनाने का जनादेश मिल गया। झारखंड में तो किसी को कोई शक-शुबा है नहीं, महाराष्ट्र में था शुरू में, लेकिन जो बदली हुई तस्वीर है और जो ज़मीन से ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिमोट एरिया से जो रिपोर्ट्स आ रही है, मेरी भाऊ तोरसेकर से बात होती रहती है। मैंने भाऊ से पूछा था कि भाऊ आप 5 जिलों में होकर के आ रहे हैं, तो आप मुझे वहाँ की एक्चुअल ब बताइए। ये नहीं कि मुझे कोई प्रोग्राम करना है या अपनी जानकारी के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो उनका कहना ये था कि ये जो 2-3 मास चल रहे हैं, महीने चल रहे हैं, इनमें वहाँ गाँव-गाँव में कीर्तन मंडली जाकर के कुछ भजन वगैरह करती हैं, कुछ इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं और वहाँ किसी एक बड़े गाँव को सेंट्रल के तौर पर चुन लिया जाता है और आस-पड़ोस के जितने 10-12 छोटे-छोटे गाँव होते हैं, उनके लोग भी वहाँ इकट्ठा होते हैं, उनके भजन अच्छा। कीर्तन सुनने के लिए। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर ये ट्रेडिशन है और पंढरपुर वाली यात्रा भी जो है वो होती है। तो उसकी उसका बहुत ही महत्व है वहाँ पर। तो ये जो भजन कीर्तन मंडली हैं, इनके ज़रिए एक्चुअल में आरएसएस के लोगों ने जो संदेश देना था लोगों तक, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है या जो आक्रामकता इधर भी दिखाई दे रही है, हुँ। ख़ास तौर से मुसलमानों की तरफ से, उसके जो खतरे हैं, उसको लेकर के नीचे तक वो लोग प्रचार-प्रसार करने में लगे हुए हैं। तो वो मेन स्ट्रीम के मीडिया में कभी चीज़ें आती भी नहीं है और ये लोग दिखाते भी नहीं है। जो काम वहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने एक्चुअल में किया है। तो उनका कहना ये था कि अंडर करंट है और वो अंडर करंट 23 नवंबर को ही दिखाई देगा जब नतीजे खुलने शुरू हों। अच्छा। तो क्वाइटली काम चल रहा है, मतलब चुपचाप, ज़्यादा ज़्यादा बोलचाल नहीं है इस बारे में, क्योंकि हाँ, ज़्यादा बोलचाल शोर-शराबा नहीं है, शोर-शराबा नहीं है। शोर-शराबा। हुँ। सर एक चीज़ जो हमको दिखती है, ये जो बटोगे तो कटोगे, जो मैंने पहनी भी हुई है टी-शर्ट, बट इसके ऊपर तो मतलब बवाल ही मचा हुआ है। कल वो राहुल गांधी जी की तरफ से क्या, एक रहेंगे तो सेफ दिखा दिया उसके ऊपर। मतलब बचकानी सी हरकतें हैं। तो दूसरी तरफ का जो आपको नैरेटिव दिखता है, उसमें मेरे को तो ऐसा दिखता है कि साहब ये लोग, इनके पास कुछ है नहीं। जैसे मैं आपसे ऑफलाइन भी बात कर रहा था, और मुझे ये भी दिखता है कि ये कुछ भी पकड़ने को तैयार हैं इस टाइम पे। कहीं सड़क पे इनको ₹5 भी मिल जाएँ तो बोलेंगे देखो इलेक्शन की फंडिंग कर रहे हैं ये लोग। ये इस जगह पे आके खड़े हैं, तो इसका आपका क्या नज़रिया दिखता है? क्योंकि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये कोई छोटे प्लेयर्स नहीं है। ऑल्दो इनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग थोड़ी कम हो गई होगी, बट छोटे प्लेयर नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। स्पेशली शरद पवार साहब बड़े बड़े नेता हैं वहाँ के। आपको इनका जो जो गुट है, इनका जो एक जो अलायंस टाइप इन लोगों ने बना रखा है, उसका क्या दिखता है सर? ये पहले तो खड़ा हो पाएगा आगे जाके? क्योंकि इनके अंदर भी काफ़ी सारी फूटें हैं, लड़ते हैं एक-दूसरे से। आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है और इसका मैं थोड़ा-सा विस्तार से जवाब दूँगा जी। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव आ रहे थे तो हुँ, उससे करीब-करीब 1 सवा साल पहले इन लोगों ने कवायद शुरू की थी। नीतीश को आगे किया था, नीतीश के इनिशिएट पर पटना में पहला जमावड़ा हुआ था जिसमें 16-17 दल इकट्ठा हुए थे। फिर सेकंड मीटिंग इनकी बेंगलुरु में हुई थी, वहाँ शायद 23 के आसपास दल हो गए थे और छोटे-मोटे वो कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, हुँ, हुँ, भानुमति हुँ। ने कुनबा जोड़ा के अंदाज में। उसके हुँ, बाद मुंबई पहुँचते-पहुँचते ये 26 या 27 दल हो गए थे और दिल्ली आए तो तब तक बिखरना भी शुरू हो गए थे मतलब अ, संयोजक कौन बनेगा, चेहरा कोई बनेगा कि नहीं बनेगा। ममता बनर्जी अलग बात-बात पर गाल फुला रही थी। फिर पता लगा कि नीतीश कुमार ही छोड़ कर के भाग लिए, क्योंकि उनको संयोजक नहीं बनाया जा रहा था। आज की स्थिति क्या है इस इंडिया अलायंस की? ये पूरी तरीके से अवसरवादी गुट साबित हुआ है। हुँ, ये केवल फ़ोटो अपॉर्च्युनिटी के लिए लोगों को एक भ्रमित करने के लिए कि भई अगर आप नरेंद्र मोदी से उकता गए हों, अगर आप देश का नेतृत्व बदलना चाहते हों, तो हम भी हैं, हम खड़े हैं।
हम नेतृत्व देने को तैयार हैं, वैकल्पिक सरकार देने को तैयार हैं। लेकिन जनता बहुत अच्छे तरीके से अब चीज़ों को एनालाइज़ करना सीख गई है कि 2004 से 2014 के बीच में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने क्या-क्या कर्मकांड किए थे और 2014 से 2024 के बीच में उसी एक दशक के कालखंड में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने क्या-क्या किया है। जब उसकी हम तुलनात्मक एक अध्ययन लेकर के बैठते हैं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। तब कोई सप्ताह ऐसा नहीं बीतता था, कोई महीना ऐसा नहीं बीतता था, जब घपले घोटालों की, गड़बड़ियों की सूचनाएँ नहीं आती थी और वो छोटे-मोटे नहीं थे। 1,76,000 करोड़ का, 1,42,000 करोड़ का, 3,600 करोड़ का सेंट्रिक वो जो एक हुआ था, वो तरह-तरह के मतलब कोलगेट से लेकर के 2G और कॉमनवेल्थ गेम्स और आदर्श घोटाला पता नहीं कितने थे। तो उस समय तो घोटालों की भरमार थी। एक दूसरे की टाँग खींचने वाले मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए थे। मतलब देश आगे तो कम से कम नहीं जा रहा था, एक दलदल में धँसा हुआ दिखाई दे रहा था। आज की तारीख में तो सारे किसी भी फ्रंट पर आप बात कर लो, आप सामरिक तैयारी की बात कर लो, रक्षा सुरक्षा के मोर्चे पर देख लो, हमारी जो सेना हथियारों के लिए तरस गई थी, अत्याधुनिक अपने आधुनिकीकरण के लिए तरस गई थी। हमारे जो स्क्वाड्रन थे वो 42 से घट कर के नीचे 30 और 29 तक आ गए थे। वो तो राफेल और कुछ दूसरे जो रक्षा सौदे हुए हैं उनकी वजह से थोड़ा-सा साँस आई है वायुसेना को भी। और आर्थिक मोर्चे पर आप देख लीजिए, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम ऑलरेडी हो चुके हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम 2027-28 तक हो जाएँगे। और घरेलू मोर्चे पर आप देखें तो आतंकवाद और नक्सलवाद, इन सारी चीज़ों पर भी बहुत हद तक काबू पाया गया है। सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर देखें तो जन कल्याण की इतनी योजनाएँ हैं, लोगों को घर भी बना कर के दिए गए हैं, उनको गैस सिलेंडर भी दिए गए हैं, उनको बिजली के कनेक्शन भी दिए गए हैं। आयुष्मान योजना से गरीब-गुरबा भी अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करा रहा है। तो एक सिक्योरिटी फ़ील हो रही है, लोगों का ओके। जीवन जो है वो चेंज हो रहा है और ये सभी प्रदेशों में दिखाई दे रहा है। तो इन लोगों को लगता है कि यार ये जो एक पोर्ट्रे हुई है नरेंद्र मोदी की छवि, इसको कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे खराब किया जाए? आपने राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें वो अ, अहंकारपूर्ण तरीके से बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी की जो एक छवि बन रही थी हमने उसको फाड़ दिया तोड़ है, दिया। तोड़ दिया है, फाड़ दिया है, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो ये राहुल गांधी एक्चुअल में अ, आदि जी हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस देश को एक ऐसा निकृष्टतम नेता प्रतिपक्ष मिलेगा जिसको ना विषयों की समझ है, ना राजनीतिक मुद्दों की समझ है, ना हमारी सामाजिक व्यवस्था और जो समाज के सामने चुनौतियां हैं उनके बारे में कोई पता है। मेरे विचार से तो भौगोलिक ज्ञान भी इनको नहीं है और जो हमारी सेनाओं के सामने चुनौतियां हैं, जो खतरे हैं, उनके बारे में भी कोई पता नहीं है। क्योंकि पूर्वी लद्दाख में जब गुस्ताखी हुई थी चीन की तरफ से, तो तब इनकी तरफ से भी, इनके प्रवक्ताओं की तरफ से भी, कुछ दूसरे नेताओं की ओर से भी किस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी की गई थी। हमारी अपनी सेना के पराक्रम पर, कौशल पर और अतीत में जो उन्होंने 62 को छोड़ कर के तमाम युद्ध जीते हैं, शायद उनकी भी इनको समझ नहीं है। हुँ। तो ये किसके लिए बैटिंग करते हैं? भारत के लिए तो करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। भारतीय जनता की तरह की के लिए तो बैटिंग करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। जब ये अडानी के खिलाफ बोलते हैं या इस तरह की हरकतें करते हैं तो कई बार लगता है 2008 में जब बीजिंग यात्रा में ये लोग गए थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, आनंद शर्मा और शी जिनपिंग पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। ये किसी एमओयू पर साइन कर रहे थे, तो कहीं चीन के लिए तो बैटिंग नहीं करते हैं। क्योंकि ये जो 13 महीने का आंदोलन यहाँ दिल्ली में चल रहा था, उस दौरान एक घटना आपको याद होगी। पंजाब में मोबाइल टावर्स को निशाना बनाया गया था और वो मोबाइल टावर्स जो हैं, वो अडानीज़ के थे, अंबानीज़ के थे।
तो अंबानीज के टावर्स को आप अगर क्षति पहुंचा रहे हैं तो किसको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? और 5G के लिए मूंछों पर ताव कौन दे रहा था? कौन तैयारी कर रहा था यहाँ भारत में 5G का पूरा नेटवर्क खड़ा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए? किसको लाभ होने वाला था, जिसको एक तरीके से बैक कर दिया गया और जो अंबानीज हैं वो फिर मैदान में कूद पड़े थे, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। तो अडानी के खिलाफ, अंबानीज के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रचार करना, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करना। और मैं तो ये कहता हूं, मैं किसी इकोनॉमिस्ट को सुन रहा था, उनका कहना ये था कि जिस तरह के उद्योगपति भारत में ये दो हैं जो लाखों परिवारों को न केवल रोजगार दे रहे हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में सेवाएं भी दे रहे हैं, केवल 2-4 ऐसे उद्योगपतियों से काम नहीं चलता है। अगर आपको डेवलप कंट्री बनना है, ऐसे तो कम से कम आपके पास 200-250 उद्योगपति होने चाहिए, तब जाकर के ऐसे काम चलता है। एक तरफ तो हमारे यहाँ का गैर जिम्मेदार विपक्ष है और उसका नेता है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जिन्होंने 2 सप्ताह तक अपने प्रचार बेड़े में एलन मस्क जैसे वहां के उद्योगपति को शामिल ही नहीं किया, बल्कि जब जनादेश मिल गया, जब उनकी सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया, तो उन्होंने मस्क को एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। तो ये काम अगर हमारे भारत में हो जाता, नरेंद्र मोदी या कोई और नेता होता और वो किसी सूट की सरकार। उद्योगपति को अगर 15 दिन प्रचार में शामिल कर लेता, एक बार कोई कहीं किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, किसी विमान में नरेंद्र मोदी और अडानी, तो उस चित्र को तो ये पार्लियामेंट में अभी तक लहराते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो नरेंद्र मोदी ने, या हाफिज मोहम्मद सईद के साथ यात्रा करते पकड़े गए हों। तो इस तरह की जब मानसिकता आपकी है और इस तरह की हरकतें जब आप करते हैं, कोई और रास्ता आपको मिल नहीं रहा, कोई और मुद्दा आपको मिल नहीं रहा, तो फिर एक सेफ सी खड़ी करोगे, उसमें कोई चित्र पहले से घुसेड़ोगे, फिर उसका अनावरण करोगे, मीडिया के सामने तमाशा करोगे और ये शो करने की कोशिश करोगे कि जैसे नरेंद्र मोदी अगर अडानी के साथ हैं, अंबानी के साथ हैं, तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। अरे भाई, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो या थर्ड कोई हो, सबको देश के उद्योगपतियों के साथ मजबूती से खड़ा हुआ दिखना चाहिए जी। और जब भी विदेश यात्रा में जाएं तो उनको साथ लेकर के जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको वहां अपॉर्चुनिटी मिले। आप इसका एकदम गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं। सर ये तो मतलब वही है ना, अभी वो जैसे धारावी का मुद्दा उठा के बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी वहां पर, ये धारावी को अडानी ले लेगा, और धारावी के लोगों को कोई नहीं पूछता ये चीज कि भाई उनको क्या चाहिए। उनको तो कभी इन्होंने जाके पूछा नहीं कि भैया उनको वो कचरे में, मैं तो रहा हूँ सर बॉम्बे में, मैंने तो धारावी अंदर से देखा है। जी हाँ, जी हाँ। मतलब वो रोते हैं वहां पर लोग कितने, मैं तो 10-15 साल पुरानी बात, 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, वहां तो लोग रोते हैं कि यार हमको यहाँ से निकालो बाहर, और उनके पास हाँ, बेचारे एक के पास तरीके, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल नरक अब की वो स्थिति बोल में वो रह रहा है। जी, और वो बोलते हैं मैं आपको घर बना के दूंगा, मैं आपको स्कूल बना के दूंगा, तो लोग तो खुशी होंगे ना, हाँ ठीक है, एक एक गुट रहेगा वहां पर जो खुश ना होगा, वो तो हर जगह होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। बट ये आदि जो जी, आदि जी, जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था तो ये 4,000 रुपया बैंक से लेने के लिए कतार में खड़े हुए दिखाई दिए थे ना राहुल गांधी? जी क्यों दिखाई दिए थे? उसके बाद तो नहीं दिखाई दिए। और 4,000 रुपये निकालने के लिए आपको खुद लाइन में जाके खड़ा होना पड़ेगा, केवल फुटेज पाने के लिए और लोगों को भड़काने और उकसाने के लिए। जी उस समय राहुल गांधी ही नहीं, वो सारा इकोसिस्टम ही लोगों को भड़काने, उकसाने और सड़क पर उतारने और कहीं तोड़फोड़ और आगजनी करवाने के लिए लगा हुआ था। रोज भड़काए जा रहे थे लोगों लोगों माइक लोगों के मुंह में घुसेड़े जा रहे थे कि कुछ वो बक दें, कुछ कह दें, लेकिन लोग भी साहब जैसे बिल्कुल फैसला कर चुके थे। सब कह रहे थे कि हमें 4-4 दिन भी अगर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, हम खड़े होंगे। लेकिन जो फैसला प्रधानमंत्री ने लिया है, हम उस फैसले के साथ हैं।
तो तब भी ये लोगों को नहीं भड़का पाए, आगजनी नहीं करा पाए, अराजकता नहीं फैलवा पाए देश में। उसके बाद जब ये जीएसटी लागू किया गया था, उस समय भी इन्होंने व्यापारियों को खूब उकसाने और भड़काने की कोशिश की। मुझे याद है एक बार ये सूरत पहुंच गए थे, गुजरात। कुछ समय बाद गुजरात में चुनाव होने वाले थे। वहां इन्होंने व्यापारियों के बीच में 2-3 दिन बिताए थे, उनको भड़काने की चेष्टा की थी, वो भी नहीं भड़के। जिस तरीके से गलवान की घटना हुई थी, जिस तरीके से उड़ी की, पुलवामा की, दूसरी घटनाएं हुई, और उस समय भी इन्होंने यहाँ तक कि सेना के खिलाफ भी विश्व अमन करने की कोशिश की थी। जी। जिस सेना पर कभी भी इस देश में किसी ने प्रश्न लगाने की गुस्ताखी नहीं की, ये खुलेआम करते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की हरकतें करते हैं। तो हमें सोचने के लिए कई बार बाध्य होना पड़ता है कि एक्चुअल में ये देश के साथ हैं कि नहीं है। ये देश के हित में जो बहुत ही कड़े और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, उनमें भी पलीता लगाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा जब कोविड काल चल रहा था, उस समय इन्होंने सो कॉल्ड कुछ अर्थशास्त्रियों के इंटरव्यू लेने शुरू किए थे और उनसे ये कहलवाना शुरू किया था या खुद कहना शुरू किया था कि जैसे ये कोविड काल जो आ रहा है, ये तो आर्थिक सुनामी का बायस बनेगा और इतने लोगों की नौकरियां छूट जाएंगी और इतने लोग बर्बाद हो जाएंगे कि संभाले नहीं संभलेगा। अब वो हमारी तरफ तो एक कहावत है, मैं तो गांव से आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, तो वहाँ कहते हैं कि कौवों के कोसने से पशु नहीं मरा करते। तो वो चाहे कि मुझे ताज़ा-ताज़ा मांस मिल जाए और इस घर में एक पशु आज मर जाए, तो ऐसे नहीं होता है। तो वही चीज़ इन पर लागू होती है कि इनके कोसने से और इनके चाहने से ना तो वो आर्थिक सुनामी आई इस देश में, बल्कि उल्टा हो गया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। हमारी जीडीपी जो ग्रोथ है वो 6 और 7% की दर से जो है आगे बढ़ रही है। और आप देखें तो रोजगार का कोई संकट नहीं है, बेरोजगारी का कोई संकट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ही इतना काम हो रहा है देश में, उसमें भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के लोग विदेशों में जाकर के भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं अलग-अलग सेक्टर में, अलग-अलग गवर्नमेंट में। तो आप अगर कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो लोगों को कन्विंस कर रही हो, तब तो आपकी बात का कोई प्रभाव होता है। हुँ। और आप अगर ऐसे आदमी पर आरोप लगाएं भ्रष्टाचार का, कदाचार का या किसी से मिलीभगत का, जिसकी छवि ही वैसी हो, तो उस बात का भी असर हो सकता है। लेकिन जो जिस आदमी की छवि जो है वो ये बनी हुई हो कि वो गुजरात का मुख्यमंत्री पद छोड़ करके जब चल रहा था दिल्ली के लिए, तो खाते में अगले के करीब 50-55 लाख रुपया था। और वो अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाता है और कहता है कि यार मेरा जो स्टाफ था, मेरा रसोइया है, मेरा ड्राइवर है, मेरे दूसरे लोग सहायक हैं, उनके परिवार वालों को ये पैसा दे दो ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई में, उनकी शादी में, ब्याह काज में काम आ जाए। तो चीफ सेक्रेटरी ने उनको कहा कि सर आप क्या कर रहे हैं? इसमें से कुछ तो रख लो। बोला मुझे क्या करना है? उनको दे दो सब। तो जो आदमी यहाँ तक त्याग कर रहा हो, उस पर आप इस तरह का आरोप चेपने की कोशिश करोगे तो कौन यकीन करेगा? लोग आपकी ही मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए ये जो भी कुछ चल रहा है तमाशा, ये किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है आदि जी, ये इन्हीं को नुकसान पहुंचा रहा है। इन्हीं की छवि अब जोकर वाली होकर के रह गई है, झूठे आदमी की होकर के रह गई है। और इन्होंने किसी और का नुकसान किया है कि नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो भट्टा बैठा दिया है। सर आखिरी में मैं यही पूछूँगा आपसे, आरएसएस ने काफ़ी एक नैरेटिव चला था जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था कि भई आरएसएस और बीजेपी के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, काफ़ी लोग गुस्सा हैं, ये हैं, वो हैं, कि इनसे बात नहीं सुनी गई, इनसे बात नहीं सुनी गई। अब देखिए मैं तो उस टाइम पे भी यही बोला था, 5 जून को भी यही चीज़ मैंने बोली थी, मैं देखो यार, जो फैमिली में भी लोग रहते हैं, उनके बीच में भी डिफरेंस होते हैं। क्या आप अपनी कभी माँ-बाप या भाई-बहन से कभी लड़े नहीं क्या? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? ठीक है, गड़बड़ होती है, इतना क्या है? और जो भी हुआ मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ उस टाइम पे हुआ, क्योंकि अगर 2019 में होता, 29 में होता तो और भी गड़बड़ हो जाती फिर तो। तो ये जो टाइमिंग है इस टाइम पे बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, तो जो भी गलतियाँ हुई हैं उसको ज़रा आप
सीखिए, समझिए और आगे चलिए, कोई उसमें बात ही नहीं है। और ये चीज़ें तो आप हम सबको मोदी साहब चाहिए थे प्रधानमंत्री के रूप में, मोदी साहब हैं प्रधानमंत्री के रूप में। हाँ, वो मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी की क्या बात करें सर, इस टाइम पे जो उनके जो एलाइज़ हैं, वो तो उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, उतने ही मतलब वो पीछे हटने वाले नहीं है कि वो ऐसे करके गायब हो जाएँगे। किसी ने अभी तक आई मीन 6-8 महीने हो गए, वो तो पैर छूने को भागते हैं मोदी साहब के। तो ये भी दिखता है हमको। तो बट ये जो एक 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 आरएसएस के ऊपर ये काफ़ी एक था, और आरएसएस का तो गढ़ है वहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। तो आपको आरएसएस का क्या क्या रोल दिखता है सर? ये तो या तो ये ठप्पा मारेंगे ज़ोर से कि साहब देखो ऐसा है, आरएसएस है ये, इससे पंगा मत लो। पहले भी समझाया तुम लोगों को, ठीक है तुमने बेवकूफ़ी करी, हमने थोड़ी-सी मात मारी, लेकिन आरएसएस से पंगा मत लो। ये संघ है, और संघ बीजेपी जो है वो संघ का ही भाग है, उससे पंगा मत लो। तो क्या ये मैसेज जाएगा ज़मीन पे इस बारी? देखिए, लोकसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव से पहले जी। कुछ गड़बड़ तो थी। जी, जी, जी। अंडरस्टैंडिंग में कुछ गड़बड़ी थी, समन्वय जी, में कुछ गड़बड़ी थी, कुछ ईगो क्लैश थे, कुछ शिकवे शिकायतें तो थी। और हुँ, अगर ये सब नहीं होता तो वो जेपी नड्डा इतनी बड़ी गलती नहीं करते। बीच चुनाव में कह दिया कि नहीं-नहीं अब आरएसएस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब तो बीजेपी ही इतनी मजबूत हो गई है। ये जो मतलब एक तरीके की लूज़ टॉक उन्होंने कर दी थी, और उसके बाद हमने देखा था कि बहुत सारे स्टेट में एक तरीके से विथड्रॉ ही कर गया था आरएसएस। जी। तो अकल दोनों तरफ से आ गई है। आरएसएस को भी ये समझ में आया है कि भई ठीक है, बीजेपी आपकी पॉलिटिकल विंग है, लेकिन अगर गुस्से नाराज़गी में, शिकवे-शिकायतों में या ईगो के क्लैश में हम उसको नुकसान करेंगे, उसको जो अपॉर्च्युनिटी एक मिली हुई है और पिछले 10 साल में जितना विकास और विरासत के मोर्चे पर काम हुआ है, ये थम जाएगा। और एक बार अगर सीढ़ी से गिरे, तो फिर दोबारा से ऊपर तक आखिरी डंडे तक पहुँचना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। जी। इसलिए हमने हरियाणा में भी देखा है, 2 ढाई महीने पहले से वहाँ आरएसएस की टीमें जो हैं बिल्कुल निचले स्तर तक वही काम कर रही थी जो अब हमें महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है। हुँ, ये आरएसएस की अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी ज़रूरी है साहब। और जैसा आपने ज़िक्र किया, नागपुर वहीं है जहाँ उनका मुख्यालय है, तो इसलिए महाराष्ट्र उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 2, जिस तरीके से ये असदुद्दीन एंड कंपनी, उलेमा, जिस तरीके से पर्सनल लॉ बोर्ड और ये जो वक्फ वाला जो आपने शुरू में ज़िक्र किया था, ये मामला जिस तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है, और जो लाखों करोड़ की जो ज़मीन ये लोग कब्ज़ाए हुए हैं और अवैध तरीके से कब्ज़ाए हुए हैं, वो किसी तरीके से कब्ज़े से ना निकल जाए, इसके लिए जो तमाम रायता फैलाने की चेष्टा हो रही है, तो मुझे लगता है कि अगर वो कहते हैं ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, हुँ, तो इस समय भी अगर आरएसएस बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के नहीं खड़ी होती, तो ये एक उसके माथे पर दाग लगने वाला था, एक कलंक लगने वाला था। तो मुझे लगता है कि ये टेस्ट केस है, खास तौर से महाराष्ट्र। जिस तरीके से मध्य प्रदेश को लेकर के हम कहते हैं कि साहब ये आरएसएस की प्रयोगशाला है, उसी तरीके से चूँकि नागपुर में इनका मुख्यालय है और महाराष्ट्र में जो साजिशें चल रही हैं, 2019 से ही चल रही हैं, जब देवेंद्र फडणवीस को दोबारा निरंतरता में मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने दी गई थी। उस साजिश में केवल यहाँ बैठी हुई ताकतें शामिल नहीं थी, बल्कि विदेशों में बैठे हुए जॉर्ज बहुत लोग। सोरोस से लेकर जी, के जी, जी, डीप जी। स्टेट के सब लोग शामिल थे कि महाराष्ट्र जैसा एक मजबूत सूबा जो है, वो फिर से बीजेपी के कब्जे में ना आए। और 2.5 साल में इन्होंने जो रायता फैलाया था, वो सबके सामने है। तो महाराष्ट्र की जनता भी सुधी है, समझदार है और आरएसएस भी लगा हुआ है। बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है, वैसा ही नियोजित तरीके से प्रचार किया है, जैसा हरियाणा में उन्होंने किया था। मुझे तो लगता है, बाकी तो साहब कोई चमत्कार ही हो जाए तो हम भी नमस्कार करेंगे, पर लगता यही है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों बीजेपी को जा रहे हैं। जी, और मतलब है भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि अगर जैसे हरियाणा, तो मैं तो ये बड़ा क्लियरली मानता हूँ कि हरियाणा अगर ना जीते तो हमारी जो दिल्ली राजधानी है उसके ऊपर तो हमला बोलने के लिए बहुत लोग खड़े हुए थे।
अरे साहब, तो शंभू बॉर्डर पे सब खड़े हुए थे तैयारियों के साथ कि अब हाँ कौन रोकेगा हमें हरियाणा में। जी, तो अभी मतलब ये तो आपका फाइनेंशियल कैपिटल है, आपका आर्थिक एकदम गढ़ है, तो इसके ऊपर तो आपको करना ही है। तो ये आपकी बात एकदम सही है सर। सर जी, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, सीखने को जी मिला काफी। नमस्कार। थैंक और यू सो ये मच। चीजें कोई बताता नहीं है, बट आप जैसे लोग बताते हैं, जो जिनके पास एक्सपीरियंस है देखने का और एक नजर है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।